नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब क्या, बच्चा को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या होगा। आरसीएस याद रखना, ठीक है। आर से होता है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो होगा 60 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा होगा। नॉर्मल कितना होता है 40 से 60, मतलब 1 मिनट में 40 से 60 बार नॉर्मल बच्चा क्या होता है सांस लेता है। हम लोग एडल्ट लेते हैं 16 से 18 बार, और अगर बच्चा का वही 60 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा होता है चेस्ट रिट्रैक्शन। चेस्ट रिट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये होता है चेस्ट का लेवल, ये हुआ एब्डोमेन का लेवल। जैसे तुम इंस्पायर करते हो, सांस अंदर लेते हो, चेस्ट भी ऊपर जाता है और एब्डोमेन भी ऊपर जाता है। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो चेस्ट ऊपर नहीं जाएगा, और एब्डोमेन तो ठीक है भाई, तो एब्डोमेन ऊपर जाएगा तो चेस्ट क्या होगा, नीचे रहेगा कंपेरेटिवली। तो इसी को बोलते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन। तो ये चेस्ट रिट्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। देखो जब हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं ना तो एसेसरी मसल्स काम नहीं आता है, लेकिन जब तुमको कोई पैथोलॉजी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, तब एसेसरी मसल काम आता है, ठीक है। सीवियर हाइपोक्सिया। सीवियर हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो गया कि मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। सांस लेने में दिक्कत होगा तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, सेंट्रल साइनोसिस होगा, शरीर ब्लू पड़ जाएगा। ग्रंटिंग एक साउंड होता है। ग्रंटिंग साउंड कैसे होता है, मान लो ये कि तुम्हारा की ट्रैकिया है, ठीक है, उसका ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। उसका ओपनिंग का जो कवर है उसको क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस। अब क्या होगा, अब जब यहाँ से सांस निकलना है, हवा निकलना है, तो इपिग्लॉटिस खुला होना चाहिए ना जी। अगर बंद इपिग्लॉटिस में सांस अगर ऑक्सीजन निकलेगा, बंद इपिग्लॉटिस में अगर इधर से मान लो एयर निकलेगा तो क्या होगा, आवाज आएगा, क्योंकि ढक्कन बंद है और नीचे से कोई हवा मार रहा है तो आवाज आएगा। उसी को ग्रंटिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन अगेंस्ट पार्शियली या क्लोज्ड ग्लॉटिस। ये क्यों होता है, ताकि ये एल्वियोलर कोलैप्स से बचाए। एक तो वैसे ही बहन जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो एयर अंदर जा नहीं रहा है। अब एयर अंदर जाने में दिक्कत हो रहा है तो एयर बाहर तो आसानी से आ रहा है, सब एयर बाहर चल जाएगा तो एल्वियोला क्या होगा, उसमें कुछ हवा ही नहीं बचेगा, तो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ग्रंटिंग साउंड क्यों होता है, एक प्रिवेंटिव मेथड है, लेकिन हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। कॉज क्या क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, हम लोग देखते हैं कि विद इन 6 आवर ऑफ बर्थ में हुआ है क्या, या फिर ऑनसेट एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर विद इन मतलब तुरंत हुआ है 6 घंटा के पहले ही, अभी जन्म लिया 6 घंटे के अंदर सांस में प्रॉब्लम, तो 3 चीज हो सकता है। आरटीएम याद है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, वो क्या होता है, जो लंग्स में सरफेक्टेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। दूसरा होता है ट्रांजिएंट टैकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, इस बार यही आया है क्वेश्चन इस बार, ठीक है, ट्रांजिएंट टैकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है। ऑनसेट एनी टाइम आफ्टर बर्थ, मतलब कभी भी हो सकता है, जैसे निमोनिया हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया, या फिर कोई लंग डेवलपमेंट का कोई एनोमली हो गया, तो उसमें ये सिम्टम्स कभी भी डेवलप हो सकता है। तो ट्रांजिएंट ट्रैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, ये इस बार आया था, टीटीएनबी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम है वेट लंग सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली सीन इन टर्म नियोनेट्स। किसमें होता है, टर्म जो टर्म डिलीवरी होगा उसको, या फिर नियोनेट्स डिलीवर्ड बाय एलएससीएस, मतलब लोअर सेगमेंट सी सेक्शन से। पैथोजेनेसिस कैसे होता है, देखो टर्म नियोनेट्स है, अब देखते हैं ना कि उसमें जो यूट्रस है उसमें एडिक्वेट स्टिमुलेशन और कंप्रेशन एट बर्थ हो रहा है, मतलब मान लो बच्चा निकल रहा है, ठीक है, तो एडिक्वेट कंप्रेशन ये सब कुछ होगा, ठीक है। अगर वेजाइनल अगर अगर है एडिक्वेट कंप्रेशन है, मतलब यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम उसका सी सेक्शन करोगे कि वेजाइनल डिलीवरी कराओगे। इसमें अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो तुम सी सेक्शन करोगे कि वेजाइनल डिलीवरी कराओगे। ये वजाइनल डिलीवरी हाँ, क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वजाइनल वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। अब अगर वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे तो ऐसे क्या होगा, देखो पहले क्या होता है, जब बच्चा पेट पे रहता है तो वो सांस तो लेता नहीं है, तो लंग्स में फ्लूइड भरा होता है, तो वजाइनल डिलीवरी जब होता है तो दबता उबता है, तो उसके कारण लंग्स में जो फ्लूइड होता है सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड स्क्वीज्ड आउट ऑफ लंग, ठीक है, क्लियरेंस ऑफ लंग फ्लूइड। अगर वैजाइनल डिलीवरी कराए तो क्या हुआ, आराम से फ्लूइड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी कारणवश फ्लूइड अंदर ही रह गया, कब, जब सी सेक्शन किया तो फ्लूइड तो दबा, वो लंग्स तो दबा नहीं निकलने के लिए, तो क्या हो गया, अगर मान लो कि एलएससीएस किए तो डिलेड की, और उसके बाद हम लोग लंग्स का फ्लूइड को क्लियर नहीं किए तो क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, और इसी को बोलते हैं वेट लंग सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि लंग में फ्लूइड भर गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, क्या बोलते हैं, चेस्ट एक्सरे करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो चेस्ट एक्सरे में क्या क्या दिखेगा, पेरी हाइलर रेडियो ओपेक स्ट्रिक्स, मतलब हाइलम के चारों तरफ रेडियो ओपेक स्ट्रिक्स दिखेगा। देखो क्या होगा ना, हाइलम जो लंग्स का हाइलम है उसमें क्या होगा,
जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लूइड जम जाएगा। वो मूव्स इनटू ब्रोंकोवास्कुलर रीजन, मतलब जहां ब्रोंकस और वो ब्लड वेसल्स जहां पे रहता है ना, वहां पे चल जाएगा। अभी देखो, बीच जब तुम एक्सरे करेगा ना, तो बीच में तुमको हार्ट दिखेगा और चारों तरफ व्हाइट व्हाइट तुमको दिखेगा। ये कैसे कलर का दिखेगा, व्हाइट व्हाइट, ठीक है। ये जो तुमको दिखेगा ना एक्सरे में, ये व्हाइट व्हाइट, यही तुम्हारा फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है। अभी ऐसे सूरज जैसा नहीं लग रहा है, हार्ट का शैडो है, ये फ्लूइड है। इस सूरज जैसा नहीं लग रहा है, बीच में सूरज, चारों तरफ किरण है। इसी को बोलते हैं व्हाइट स्टिक्स ऑन एक्सरे फ्लूइड, इसको बोलते हैं सनबर्स्ट अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, ये समझ आया, फिर से बोले कैसे हुआ, ये फ्लूइड है। ये फ्लूइड कहाँ से आया, हाइलम ऑफ लंग में जो है वही तुम्हारा जमा हो गया, ठीक है। अब और होता है फ्लूइड इन इंटरलोबल फिशर, मतलब जैसे लंग्स में क्या होता है कि एक में दो और एक में दो फिश, एक में दो, एक में एक फिशर होता है, तीन, जैसे एक में तीन लोब होता है तो दो फिशर हुआ। यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड जम जाएगा, ठीक है, बिटवीन अपर लोब एंड मिडल लोब, ठीक है, हो रहा है। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ये जो होता है ट्रांजिएंट टैकिपनिया। ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए। टैकिपनिया मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट 60 से ज्यादा। ट्रांजिएंट कंडीशन है, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। तो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, सपोर्टिव मैनेजमेंट। O2 इनहेलेशन इज सफिशिएंट एज इट इज ट्रांजिएंट। इंप्रूवमेंट सीन इन 2 से 3 दिन में इंप्रूवमेंट हो जाता है। दूसरा एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था रेस्पिरेटरी से, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस। क्या पूछा था, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस मतलब ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लामेशन। ये क्यों इन्फ्लामेशन, मतलब किसी इन्फेक्शन के कारण, टिपिकली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। तो क्लिनिकल फीचर के लिए याद रखो ब्रोंकियो। बी से क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जैसे टैकिपनिया होगा, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा। आर से है रनी नोज। ओ से है ऑक्सीजन डिसैचुरेशन, ऑक्सीजन जो SpO2 होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ए से है नेजल फ्लेरिंग, नाक लाल जो हो जाता है, ठीक है। सी से है कफ। एच से है हाइपोक्सिया। आई से है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एपनिया। एपनिया मतलब क्या होता है ना, कि सांस बंद हो जाए, ठीक है। ओ से है ऑक्सीजन थेरेपी, अगर जरूरत पड़ेगा तो हमको देना पड़ेगा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत है। मैनेजमेंट के लिए केयर, कैसे क्या है, सी से है क्लोज मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी स्टेटस और एपनिया को क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। ए से है एडिक्वेट हाइड्रेशन, IV फ्लूइड चढ़ाएंगे। आर से है रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, नेजल सक्शन करेंगे, मतलब अगर कोई एस्पिरेट हो गया, मतलब कोई फ्लूइड नेजल पाथवे में अगर एयरवे में आ गया है तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे सक्शन करके। इंश्योर वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड कंडीशन, इसे क्या है, इंश्योर वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड कंडीशन। इसी के कारण इसी के साथ हमारा नियोनेटोलॉजी होता है कंप्लीट।